हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रिया वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है पाम ऑयल और पाम ऑयल का कल्टीवेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे पाम ऑयल के बारे में, एडिबल ऑयल्स के कंजम्पशन पैटर्न के बारे में जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। साथ ही हम देखेंगे पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल में क्या फर्क होता है, कौन कौन सी कंट्रीज में ये प्रोड्यूस होता है, क्या इसकी साइकिल है, कैसे इसका फ्लो है। वो सब चीजें हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि पाम ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है, जैसा कि हम जानते हैं, बट ये करंटली वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है। मोस्टली इसकी पैकिंग जनरली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में ये यूज होता है, कुकीज बनाने में, पैक ब्रेड बनाने में, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, इवन लिपस्टिक जैसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी पाम ऑयल का यूज किया जाता है। टॉप कंज्यूमर को कंज्यूमर्स की बात अगर अगर हम करें इस कमोडिटी के लिए, तो इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन मेजर एरियाज में आते हैं जो कंज्यूम करते हैं इसको। ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है पाम ऑयल। सेमी सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर में, इसीलिए इसको स्प्रेड की तरह भी यूज किया जा सकता है। रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए, इसके लिए इसके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो इनमें की पाम ऑयल होता है, उनका जो लाइफ है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन से वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, लॉन्ग लाइफ उनकी हो जाती है कंपेरेटिवली। प्लस साथ में ये हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है और बहुत ही परफेक्ट बनाता है फ्राइंग के लिए, इसलिए इसको इतना ज्यादा कंजम्पशन पैटर्न में देखा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में एडिबल ऑयल कंजम्पशन के बारे में, तो जो मेजर चंक है वो है पाम ऑयल का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38%। सेकेंड नंबर पे आता है आपका सोया ऑयल, उसके बाद आता है आपका रेपसीड या मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद आता है आपका सनफ्लावर ऑयल, और सबसे कम लीस्ट क्वांटिटीज में आते हैं आपके ग्राउंडनट एंड अदर ऑयल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एंड यूजर्स जो कि पाम ऑयल को कंज्यूम करते हैं वो बनाते क्या क्या है, मोस्टली किस प्रोडक्ट में ये जाता है। अगर हम बात करें तो मेजरली हाउस होल्ड कंजम्पशन में जाता है 40% के अराउंड, फूड सर्विसेज इंडस्ट्री 18% के अराउंड कंज्यूम करती है, स्नैक्स और बेवरेज नमकीन इंडस्ट्री में ये 13% तक जाता है, कॉस्मेटिक्स इन पर्सनल केयर में भी अप्रोक्सीमेटली 13% तक है, अदर्स में चॉकलेट्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा और काफी सारे प्रोडक्ट्स में ये जाता है। इसको बताने का मतलब ये था कि बेसिकली आपको थोड़ा एक रफ एस्टिमेट हो जाए कि किस तरह की इंडस्ट्री पाम ऑयल को कंज्यूम करना पसंद करती है। अब बात करते हैं हम एडिबल इंपोर्टेड ऑयल्स की, कि जो इंडिया में ऑयल्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा चंक किस ऑयल का है। सबसे मेजर आप पोर्शन देख सकते हैं, ग्रीन है ऑब्वियसली, विच डिनोट्स टू द पाम ऑयल। सेकेंड नंबर में हमारा सनफ्लावर ऑयल है, क्रूड रेप सीड है, देन वे आता है हमारे पास क्रूड पाम कर्नेल, जो कि स्टेटस इसका ये है जैसे कि आप देख सकते हैं। अदर्स में आपके बाकी ऑयल्स आते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली टू पाम ऑयल का जो कंजम्पशन है इंडिया में जो प्रेजेंटली है उसके बारे में बात करते हैं। आउट ऑफ द टोटल कंजम्पशन दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, उसका अप्रोक्सीमेटली 8% जो है वो पाम ऑयल सफाइस कर रहा है। और जो टोटल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है अगर 21% है, तो उस 21 का 8% इज दिस पाम ऑयल। तो आपको जानना जरूरी है कि कितना इम्पोर्टेंट है अब प्रेजेंट वर्ल्ड में, ये आज की डेट में हमारे ऑयल, इस ऑयल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे खाने के पैटर्न में। बात करें 2021 की, तो टोटल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन जो भी रहा है 21.66 मेट्रिक टन, उसमें से पाम ऑयल का कंजम्पशन इतना रहा है, जो कि बताता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंट ये ऑयल है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप में चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाइडली यूज कुकिंग ऑयल है, बहुत ही प्रेवलेंट सा स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये ट्रेडर्स इसको लेके आए थे। एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, जनरली ये डिराइव किया जाता है मीजोकार्प वाले पोर्शन से, जो कि रेड कलर का पल्प है। आई विल एक्सप्लेन आगे इसको। इसमें फ्रूट का ऑयल पाम्स के लिए, जैसे कि अफ्रीकन ऑयल पाम है, अमेरिकन ऑयल पाम है, मरपा पाम है, तीन मेजर पाम की वैरायटीज हैं या ब्रीड्स हैं जिनसे कि ये लिया जाता है। पाम ऑयल फॉर्म करता है बेस किसी भी सोप प्रोडक्ट का मोस्टली, तो पाम ऑयल को वहां भी उस इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, एस्टरिफाइड होता है ग्लिसरॉल से। इसका आगे मैं आपको फंक्शन एक्सप्लेन करूंगी। बेसिक अगर आप इसकी एक स्ट्रक्चर को समझें तो उसमें इस तरीके से लीव्स, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, मेल इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट कुछ इस तरह से दिखता है, कर्नेल्स इसके ऐसे होते हैं, स्टेम ये हो गई, इसकी रूट्स इसके ये हो गए, बेसिक प्लांट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक होती है पाम ऑयल होता है जो कि फ्लैश से निकलता है, जिसे हम मीजोकार्प कहते हैं, जो कि रेड पल्प है। फिर एक आता है आपका पाम कर्नेल ऑयल, जो कि सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है।
जो हमारा फ्रूट है इसका, एंडोकार्प हो गया स्टोन वाला पार्ट जो हैवी स्टोनी पार्ट होता है, कर्नेल हो गया अंदर वाला पार्ट जिसका ऑयल, इसका भी ऑयल निकलता है, इसका भी सीड ऑयल निकलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मीजोकार्प ये वाला पोर्शन है हमारा, जो कि हमारा फ्लैशी पोर्शन है जहां से पाम ऑयल बन रहा है एग्जैक्टली, और एक्सोकार्प इज दी आउटर लेयर जो कि बाहर से इसकी प्रोटेक्टेड लेयर है। अब पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल आपको समझ में आ गया कि पाम ऑयल कहाँ से आता है, वो मीजोकार्प से आता है। पाम कर्नेल ऑयल कहाँ से आता है, उसके अंदर जो कर्नेल है उसकी सीड से आ रहा है ये पाम कर्नेल ऑयल, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं। जो पाम ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्लैश से या फिर पल्प से उस फ्रूट के, जो कि आउटर पार्ट होता है, जबकि पाम कर्नेल ऑयल इनर पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इधर वाला से। अब ट्रेडिशनली इसको यूज किया जाता है एडिबल पर्पस के लिए, जैसे कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट की तरह इसको यूज किया जाता है। बट हम पाम कर्नेल ऑयल की बात करें तो मेजरली इसका जो यूजेज है वो नॉन एडिबल फॉर्म्स में होता है, जैसे कि सोप्स की इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में और डिटर्जेंट्स एंड अदर्स में। पाम ऑयल जो है वो रिच सोर्स होता है किसका, विटामिन ई का और कैरोटीनॉइड्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स रह जाता है। एंड बात करें अगर हम कर्नेल ऑयल की, तो ये पॉपुलरली यूज होता है कमर्शियल कुकिंग में, कमर्शियल फ्राइंग में, बिकॉज हाईली स्टेबल होता है ये कुकिंग टेम्परेचर्स पे, इसकी कॉस्ट भी कम होती है और ये इसकी शेल्फ लाइफ भी कंपैरेटिवली बाकी वेजिटेबल ऑयल्स के ज्यादा होती है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है मोर फ्रीक्वेंटली। पाम ऑयल की बात करें, ट्रांस फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, बैलेंस करता है ये लाइफ के बैलेंसेस को, बूस्ट करता है बैलेंस रेशियोज को, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए। पाम कर्नेल ऑयल की बात करें, ये सेमी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ज्यादा सैचुरेटेड होता है, पाम ऑयल से काफी सैचुरेटेड ज्यादा होगा, एंड कंपेरेबल होता है कोकोनट ऑयल के, तो ये मेजरली इसका यूजेज काफी रहता है। बात करें फैटी एसिड की प्रोफाइल की, तो इतने सारे टाइप के फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मिरिस्टिक सैचुरेटेड है, पामिटिक सैचुरेटेड है, स्टीयरिक सैचुरेटेड एसिड है, देन ओलिक है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इस तरीके से कितनी परसेंटेजेस में अवेलेबल है, पामिटिक सबसे ज्यादा है 43% और 36% आपका ओलिक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी कंट्रीज को ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है इंडोनेशिया, सेकंड नंबर में आता है मलेशिया, थर्ड नंबर में आता है आपका थाईलैंड। तो मेजर आपको इनिशियल थ्री पता होने चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। अब ये कितना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये सस्ता है, वर्सेटाइल है, इसको आप जो ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर रेंजेस जो है उसमें ये सर्वाइव कर सकता है, हाई यील्ड करता है और मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड ये है। बात करते हैं हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। रेसिस्टेंट है ये ऑक्सीडेशन के लिए, तो अच्छी बात है, जो रेसिस्टेंट होगा तो हम इसे यूज कर पाएंगे ज्यादा टाइम तक, तो ये रहता है। स्पॉइलेज के लिए रेसिस्टेंट है ये, फ्लेवर को रिटेन करता है फूड में, न्यूट्रिशनली कंपैरेटिवली बैलेंस्ड होता है, इसमें विटामिन ई है, टोको ट्राइनॉल्स है, लॉन्ग्स की शेल्फ लाइफ होती है, ऑयल एब्जॉर्प्शन इसका फूड में कम होता है, लेस वोलेटाइल कंपाउंड्स को ये रिलीज करता है, स्टेबल है ये रूम टेम्परेचर्स में और इवन हायर टेम्परेचर्स पे भी, लेस स्टिकी होगा, रेजिड्यू जो आएंगे इसके वॉल में, यूटेंसिल्स में, नॉन जीएमओ होता है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, गुड और कंसिस्टेंट टेक्सचर देता है ये फ्राइड प्रोडक्ट्स में, फ्री होता है, ये ट्रांस फैट नहीं है, इसमें कोई भी हाइड्रोजनेशन की जरूरत नहीं होता है, बैलेंस्ड फैटी एसिड का कंटेंट है इसमें, सूटेबल होता है ये ब्लेंड्स के लिए, कोल्ड रीजन्स में तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल अगर हम मोटा मोटा समझें तो ये इम्प्रूव करता है हमारे विजन को, रिस्क जो कैंसर रिलेटेड रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत होते हैं, जीरो ट्रांस फैट है, प्रिवेंट करता है कार्डियोवास्कुलर इश्यूज को, स्किन को अच्छा बनाता है, विटामिन के में रिच है ये, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काफी हेल्प करता है। बात करें तीन मेन पार्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो एक तो हो गया विटामिन डिफिशियंसीज को रोकेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एलिवेट करेगा, स्ट्रेन नहीं होने देगा उस पे, और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ इसकी पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ से पाम ऑयल को कल्टीवेट किया जा सकता है इंडिया में, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में पोटेंशियल एरिया है आंध्र प्रदेश के बाद, सेकेंड नंबर में हमारे पास है छत्तीसगढ़ के बाद, फॉलोइंग सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ, बट सीक्वेंस पोटेंशियल एरिया वाइज नहीं है। जैसे कर्नाटका है, इसका है आपका 2,50,000, ये है हेक्टेयर में। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, सेकंड हमारे पास आ गया कर्नाटक। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे की पोटेंशियल काफी ज्यादा हैवी है कि हम उसे
यूज कर सकते हैं। पाम ऑयल के कल्टीवेशन को हम बढ़ा सकते हैं और बेटर तरीके से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से स्टेट्स में ऑलरेडी इसका प्रोड्यूस है। जो ऊपर का ग्रीन सेगमेंट है, वो बताता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कवरेज है और रेड बताता है इसकी पोटेंशियल। तो अभी फिलहाल हमें प्रायोरिटी देनी है जो ग्रीन वाले में ज़्यादा है। Like Mizoram, 27,410, 1,56,000, Andhra Pradesh. Then we have 42,000 something, Karnataka. इस तरीके से कुछ कुछ मेजर मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कि प्रोड्यूस हो रहा है और ये इसकी एक्सपेक्टेड पोटेंशियल है जहाँ पे कि इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें फ्लो का कि पाम ऑयल का फ्लो कैसा रहता है, सबसे पहली होती है प्लांटेशन, फिर ये जाता है वहां से मिल में। अब फ्रूट हो गया, फ्रूट से फ्लैश कन्वर्ट होगा, ऑयल प्रेस होगा इसका। यहाँ पे मिल में क्या फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं। ऑयल प्रेसिंग मशीन से पाम ऑयल निकलता है, क्रूड पाम ऑयल निकलेगा, डीगमिंग होगी, ब्लीचिंग होगी, डीओडराइज किया जाएगा उसको। फैटी एसिड्स पीएफएडी जिसे कहते हैं वो प्रोफाइल डिस्टिलेट की जाएगी। आरपीओ जो है पाम ऑयल के निकाले जाएंगे। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा यहाँ पे। आप पास किया जाता है, फिर प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के बाद ये मार्केट में आता है। इस तरीके से इसकी पूरी साइकिल चलती है। बात करें कंसर्न्स की कि क्या कोई कंसर्न है जो इससे रिलेटेड है, तो उसमें सबसे पहला कंसर्न आता है हाई ऑयल यील्ड ऑफ जो ट्री की होती है, इसकी वजह से वाइडरली कल्टीवेट हो रहा है। बट कल्टीवेशन के साथ साथ इसकी रियरिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आगे आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बिकॉज इसका हो रहा है मोनोकल्चर, ऑयल पाम का मोनोकल्चर, बिकॉज लोगों को पता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो लोग सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं और जब इसकी हार्वेस्ट होती है उसके बाद वो लैंड नहीं यूज हो रही है। रिजल्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट लॉस में, नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं ओरेंगुटान की, सुमाट्रन ओरेंगुटान जो है काफी ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में है, उसकी वजह से एनिमल का एक्सटेंशन हो रहा है। सेकेंड है कि इसमें चाइल्ड लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, बिकॉज इसका कल्टीवेशन मेजरली इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ के बच्चों से। बच्चे वहाँ पे यूज किए जाते हैं, चाइल्ड लेबर किया करवाया जाता है उनसे, सो दैट द कल्टीवेशन इज इन ईज। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ही। अब इसी के रिगार्डिंग एक राउंड टेबल हुई थी सस्टेनेबल पाम ऑयल जिसे बोला जाता था आरएसपीओ, जो कि फॉर्म हुई थी 2004 में। सर्टिफाइड यहाँ पे डिस्कशंस, ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए सस्टेनेबल कैसे पाम ऑयल करना है। तो कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई हुई हैं जो कि सस्टेनेबली कल्टिवेट कर रही हैं। सस्टेनेबली कल्टिवेट करने में इसके कुछ 8 प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि पहला है कमिटमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्म टू द मिलिंग एंड प्रोसेस आपका पूरा ट्रेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। कंप्लायंस होना चाहिए जो भी एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशन है उसके साथ। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी का कमिटमेंट होना चाहिए उस कंपनी का जो भी प्रोक्योर कर रहा है। अप्रोप्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहे ग्रोअर्स करें चाहे मिलर्स करें, दोनों ही के ही टर्म्स में आपको इंश्योर करनी है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसे इंश्योर करना है। रिस्पॉन्सिबल कंसिडरेशन देना है एम्प्लॉयज के लिए, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज जो भी इससे एसोसिएटेड हैं। साथ ही रिस्पॉन्सिबली डेवलप करना है नई प्लांटिंग को और कमिटमेंट नई आने वाली इम्प्रूवमेंट को इन द की एरियाज जो भी आने वाले टर्म्स में देखे जाएंगे। सो इस तरीके से हमने ये कंक्लूड कर लिया, पाम ऑयल के बारे में हमने समझा क्या होता है, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, क्यों नेसेसरी है, वो सारी डिटेल्स को हमने डिटेल में समझा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ताकि जो भी रेलेवेंट कंटेंट है उसका रिगार्डिंग अगर कोई भी को टॉपिक है तो मैं उसे वहां पे पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर